यहाँ पे इस टेबल पे सॉर्टिंग, फिल्ट्रेशन, सर्चिंग, नेविगेशन, ऐसी कुछ फीचर्स अप्लाई करनी है। ठीक, तो उसके लिए आप लोग क्या करो, तो इसके लिए जावास्क्रिप्ट के कुछ रेफरेंस है जो आपने अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर, ध्यान से। तो वो कहां ऐड करनी है, पहले ये देखो। मेन फाइल कौन सी है, पेजेस, शेयर्ड और लेआउट। आगे, और इस लेआउट में यहां पे ऊपर हमेशा सीएसएस और नीचे हमेशा जावास्क्रिप्ट। अब इसमें कुछ मैंने जावास्क्रिप्ट के यूज करनी है लाइब्रेरी। ठीक, तो यहां पे सीएसएस के रेफरेंस होंगे, किसके, सीएसएस के रेफरेंस। ठीक, कमेंट बना दिया। अब यहां पे ठीक, तो अब क्या क्या रेफरेंस होंगे, तो ये रेफरेंस आपने और ये मीनिंग में बताता हूं, ये रेफरेंस आपसे लिख के नहीं जाएंगे, ये क्लास के बाद आपने ले लेने। ठीक, ये है सारे सीएसएस के रेफरेंस। लिखे नहीं जाएंगे, इसलिए आप ये क्लास के बाद संदीप सर से ले लो। एक, मीनिंग में बताऊंगा, ये 3 रेफरेंस है आपके सीएसएस। अब इसका क्या काम है, जैसे ये एक है टोस्टर, ये मैसेज देने के लिए यूज होता है। एक है डाटा टेबल, इसके थ्रू हम सॉर्टिंग, सर्चिंग, फिल्ट्रेशन, नेविगेशन, ये सारे काम हम लोग करते हैं। एक इसी तरह से दूसरे रेफरेंस हैं आपके जेएस के, किसके हैं, जेएस। ये कहां पे ऐड करने होते, प्रोजेक्ट में गए और यहां पे जावास्क्रिप्ट, तो यहां पे जेएस रेफरेंस, और ये आपके आगे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सारे बताऊंगा। बस जेएस रेफरेंस वही रेंडर सेक्शन के ऊपर, हमेशा जेएस नीचे और सीएस। ये क्या करते हैं बताऊंगा, सारा यूज करेंगे तो पता चल जाएगा। तो ये आपने यहां पे कॉपी पेस्ट कर दी, और इस तरह से ये आपके होंगे जेएस के रेफरेंस। ठीक,
एक और ये नीचे आपके आगे JS की रेफरेंस, ठीक है जी। ये क्लास के बाद ये फाइल डेस्कटॉप पे पड़ी है, हमको पता है, तो वो आप लोग ले लोगे सारे रेफरेंस CSS के और JS के। तो ऐसे आप इनको JS CSS वालों को ऊपर कॉपी पेस्ट कर देना और JS वालों को नीचे। अब मैं आपको ये समझाता हूं, तो ये देखो, जैसे ये सारे JS मतलब जावास्क्रिप्ट, यहां लिखा भी आ रहा है स्क्रिप्ट से। अब ये देखो, थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं बाकी यूज करके। जैसे ये फॉन्ट अमेसन, ये किसके लिए होता? आइकन लगाने के लिए। जैसे डिलीट में रिसाइकिल बिन का आइकन आ जाए, ऐड में प्लस का आ जाए, इस तरह से, यानी आइकन लगाने के लिए यूज होता है फॉन्ट अमेसन। उसके ऊपर है स्वीट अलर्ट, ये यूज करेंगे, आ जाएंगे आपको। स्वीट अलर्ट होता है बढ़िया सा मैसेज देना है, जैसे वांट टू लीव दिखाया था लास्ट लेक्चर में, वो स्वीट अलर्ट है। पॉपअप में जो बढ़िया सा, अभी तो ऐसे कंफर्म लिख देते थे, ठीक, लेकिन वो नहीं यूज करेंगे, हम ये स्वीट अलर्ट यूज करेंगे। टोस्टर, ये भी किसके लिए होता? मैसेज के लिए। टोस्टर जो है किसके लिए होता? आपका मैसेज के लिए। जैसे डिलीट होने के बाद मैसेज आ जाए डाटा डिलीटेड सक्सेसफुली, तो उसके लिए एक अलग मैसेज आना चाहिए, उसके लिए हो गया टोस्टर। डाटा टेबल हो गया आपका सर्चिंग, सॉर्टिंग, फिल्ट्रेशन, नेविगेशन। तो ये किसकी लाइब्रेरी है? सारी जावास्क्रिप्ट। एक और याद रखना, इसी तरह से ऊपर है CSS। किसकी है ये? CSS होते ना, CSS फॉर्मेटिंग के लिए और प्रोग्रामिंग के लिए JS। क्लाइंट साइड। अब यहां नजर मारो आप लोग, मैं आपको एक URL समझा रहा हूं। देखो, ये तो लिंक स्टाइल पता चल गया, स्टाइल शीट है, CSS है ये, रेफरेंस। पहली बात, यहां दो टाइप के पाथ होते हैं। एक हम लाइव पाथ दे देते हैं पूरा, ये लाइव है, जैसे http://cdn लिखा है। CDN होता कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, ये लाइव URL है। क्या ये लाइव URL है? मतलब यहां से ही इसको उठाए। ये जो JS है, ये CSS है, कहां से उठाएगा? ये इसका पूरा लाइव URL है। ये वाला। तो जब आगे CDN लगा हो, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, ये क्या होता है? आपका लाइव URL। एक होता लोकल पाथ, ये जो आप ऊपर देख रहे हो, जो ये बाय डिफॉल्ट ऊपर यूज हो रहा है, जो हम भी करते थे, ये वाला, ये कौन सा पाथ है? लोकल। ये फाइल कहां पड़ी है बूटस्ट्रैप की? www रूट के अंदर लिब, बूटस्ट्रैप, टेस्ट और इस फोल्डर के अंदर। ये दो पाथ होते हैं, लोकल पाथ है, एक लाइव। ठीक, अब दोनों के अपने फायदे और अपने नुकसान। ठीक, जैसे ये लोकल पर है, ठीक है, चल रहा है। कल को मान लो ब्राउजर का वर्जन अपडेट हो गया, अब उसके हिसाब से एक्चुअल लाइब्रेरी ने उन्होंने चेंज किया होगा कुछ ना कुछ, ताकि लेटेस्ट ब्राउजर की कंपैटिबल हो, तो लोकल पाथ पे वो नहीं चलेगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? उस लाइव को दोबारा से डाउनलोड करना पड़ेगा और उसको आपको लोकल रखना पड़ेगा। जैसे आप बूटस्ट्रैप और CSS नहीं रखते थे, बूटस्ट्रैप में जाते थे, बूटस्ट्रैप CSS लेते थे, कॉपी करते थे, हम ऐसे रखते थे बूटस्ट्रैप इसमें। लेकिन लाइव होगा तो आपको ये टेंशन नहीं। जैसे ये लाइव चेंज किया, लाइव यहां पे आ रहा है, ठीक, और इंटरनेट इसके लिए होना चाहिए। वैसे ऐसे कभी हो ही नहीं सकता कि एक वेब एप्लीकेशन है और इंटरनेट के बिना चल रही है। ये तो सोचना ही बेवकूफी बात है। कोई वेबसाइट जब खोलोगे इंटरनेट तो होगा ही ना। ठीक, तो ये आपका आ गया लाइव। अगर आपके इंटरनेट नहीं चलेगा तो ये वाला नहीं चलेगा। और ये लाइव URL है, ये देखो,
कॉपी किया था अभी, ये इंटरनेट चल रहा है और वो यूआरएल पेस्ट कर दे, देखो आ गया। और ये लाइव है, cdn.database ऊपर लिखा हो। तो इस तरह से ठीक, तो इस तरह से ये आपका आ गया। तो ये लाइन यूआरएल, ठीक। इसी तरह से ये नीचे भी सारे क्या हैं आपके लाइव लिखा है ना, https यूआरएल लिखा है, ठीक है। तो अब ये एक बार आप रेफरेंस ले लोगे, ये आगे प्रोजेक्ट में भी चाहिए होंगे। ये क्लास के बाद संदीप सर से आपने ये रेफरेंस वाली दोनों फाइल, क्योंकि लिखनी इतनी कोई गलती होगी तो गलती हो जाएगी, लेकिन जब इसकी समझ आ जाएगी तो डायरेक्ट आप वहां जाके इन चीजों को डाउनलोड भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक, जैसे अब मैं आपको एक छोटा सा इसका एग्जांपल देता हूं। मैं फॉन्ट अमेसन यूज कर रहा हूं, ध्यान से देखना। बुक लिस्ट, मैं चाहता हूं यहां पे प्लस आ जाए, आगे मिनिमाइज किया, इंडेक्स पे गया और यहां पे यही है ना ऐड न्यू बुक लिखा हुआ, इसके आगे आई टैग लगाओ और क्लास FAS क्लास, बस ये होता प्लस के लिए। ये देखना अभी पहले, ये देखो आ गया। अब चाहे ऐड न्यू बुक हटा दो, मर्जी है आपकी, लिखा रहने दो आपकी। एक इसके बीच में स्पेस चाहिए, क्या होती स्पेस के लिए, तो ये आई टैग क्लास कौन सी, FAS प्लस। ये फॉन्ट अमेसन लाइब्रेरी से आया है, कौन सी से, इससे। अगर आप ये लाइब्रेरी नहीं ऐड करोगे तो ये कोड नहीं, इतनी सी बात। ठीक, तो इस तरह से अब आप चाहते हैं एडिट पे क्लिक करें, धीरे धीरे याद हो जाएगी, पहली बार लिख रही हैं, रोज यूज होंगे। आई टैग FAS और यार जो चीज HTML जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप की समझाई जाती है ये कॉमन, कल को एंगुलर में चाहिए तो ऐसे लिखो, रेक्ट में चाहिए ऐसे लिखो, नोड में चाहिए, जिसमें भी चाहिए, जावा में चाहिए, PHP में चाहिए। इसलिए इन चीजों में आप ये ना कंफ्यूज करो, पता नहीं और लैंग्वेज में लागू होता। अब हम चाहते हैं इस एडिट पे आइकन आना चाहिए, ये जो एडिट है देखो, नीचे लूप लगाया हुआ, ये एडिट लिखा हुआ, ये हटा दिया और यहां क्या लिखोगे, क्लास FAS एडिट। लो
देख लो एक बार क्या जादू हुआ पहले। और आ गया एडिट का आइकन। आने वाले टाइम पे अपनी फोटो भी लगा सकते हैं, जैसे आप बैठे हैं पेन पकड़ा हुआ और कुछ लिख रहे वो भी आ सकता, पर पहले ये सीख और सीखे नहीं और अपनी फोटो लगाने का तो आ गया। ऐसे ही डिलीट का भी मन होगा। ये देखो अब याद क्या रखा, FAS FAI एडिट। डिलीट, डिलीट में कहा लिखेंगे, तो यहां पे मैंने किया हुआ ये डिलीट, तो ये वैल्यू पे नहीं चलेगा ऐसे। फिर आप इसको ना थोड़ा चेंज कर दो, इनपुट की जगह लिख दो बटन, बाकी वही बटन टाइप सबमिट, और लास्ट में ये बटन क्या कर दो, क्लोज कर दो। ये बटन टैग लगाया, बस कुछ नहीं है। और ये वैल्यू डिलीट यहां से हटा। ऐसे ठीक। अब यहां पे आई FA आइकन ट्रैश आइकन ऑल दिखा देता हूं, फिर लिखो रहा आइकन ही चेंज होगा, बाकी वही है। आ गया रिसाइकल बिन। ठीक काम कर रहे हैं सारे, ऐसे नहीं है लगे नहीं आइकन। ये देखो सब चलेगा, ये आइकन ही चेंज हुए हैं। लो तो यहां पे मैंने क्या यूज किया, बटन इनपुट टाइप की जगह बटन यूज किया है, और यहां से वैल्यू हटा दी। वैल्यू की जगह इस बटन के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर लिखो। अब इसको आप एक ठीक करके भर लिखो। क्या अप्लाई हो गया, फॉन्ट जैसे आप देखते हो कई जगह ऐड टू कार्ट का आइकन होता है, कंफर्म ऑर्डर बने होते हैं। ये तो अभी शुरुआत, ये फायदा इन लाइब्रेरी को यूज करने का, समझ गए। बैकग्राउंड में काम हमें आता है, अब थोड़ा दिखावे वाला काम भी चाहिए है कि देखने वाले को लगे कि काफी अच्छा काम किया। एक तो एक लाइब्रेरी तो ऐसे यूज होगी, कौन सी, फॉन्ट। एक अब आपका काम है गूगल में जाके देखो फॉन्टमेशन को। ये मैंने यूआरएल को अपने आप लिखा है, मैं फॉन्टमेशन गूगल में ढूंढा, वहां जाके रजिस्टर किया, वहां से मुझे वो यूआरएल मिला, यहां मैंने पेस्ट कर दिया, बस और क्या। ये थर्ड पार्टी लाइब्रेरी बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, थर्ड पार्टी। एक आप बोलोगे अपनी जावास्क्रिप्ट, वो भी अभी आई थोड़ी देर, लिख लिया ये सारा। चले आगे। अब हमने क्या करना है,
एक मेन फीचर अप्लाई करनी है, इसके ऊपर सर्चिंग, नेविगेशन, सॉर्टिंग, और वो सारा काम कौन करेगा आपका? बोलो, डाटा टेबल। कौन करेगा? डेटा टेबल। ये लेआउट के अंदर ये देखो, ये एक डाटा टेबल, ये इसकी जेएस फाइल है और ऊपर इसकी है मेरे ख्याल से ये सीएसएस है। अब इसको यूज करना, ठीक। तो पहली बात डेटा आएगा, उसके लिए आपको क्या बनानी पड़ेगी? एपीआई, और उसे जावास्क्रिप्ट में एक्सेस करना है। याद है पिछला ही क्वेश्चन करवाया था, एपीआई बनाई थी और जावास्क्रिप्ट में यूज की। तो अब यहां पे क्या करोगे? तो इसके लिए आपको एपीआई, तो आपको कंट्रोलर बनाना पड़ेगा एपीआई के लिए। ठीक, एपीआई की थोड़ी कहानी बताई हुई है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जो किसके लिए यूज करते हैं? डेटा कम्युनिकेशन के लिए। किसके लिए यूज करते हैं हम लोग? डेटा कम्युनिकेशन के लिए। किसको? एपीआई। डेटा कम्युनिकेशन के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। एपीआई को डेटा कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म टू अनदर प्लेटफॉर्म। ठीक है, वही सेम मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में है। तो यहां पे राइट क्लिक करो प्रोजेक्ट पे, ऐड एक कंट्रोलर बनाना है, फोल्डर, न्यू फोल्डर, और फोल्डर का नाम दे दिया कंट्रोलर। ठीक, अब यहां पे आप बनाओगे एपीआई कंट्रोलर। ये नॉर्मल कंट्रोलर नहीं होगा जो एमबीसी वाला है। कैसे? कंट्रोलर्स पे राइट क्लिक किया, ऐड कंट्रोलर, और यहां पे चूज करना है एपीआई, और यहां पे एपीआई कंट्रोलर। क्यों बना रहे? डाटा तो ASP.NET के थ्रू आएगा, लेकिन एक्सेस कहां करना है? जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट को नहीं पता ASP.NET क्या होती, जावा क्या होती, पाइथन। उसे पता है कि उसके पास डाटा JSON फॉर्मेट में आएगा, तो वो उसको अंडरस्टैंड करेगा। अब उस डेटा को JSON में कौन कन्वर्ट करेगा? आपका यही बताया हुआ। एपीआई कंट्रोलर ऐड करो, और यहां पे नेम क्या दोगे? बुक कंट्रोलर। ये एपीआई कंट्रोलर आ रहा है, और ये नीचे नेम दे दिया बुक कंट्रोलर, और ऐड कर। ये ऐड हो गया बुक कंट्रोलर।
और ये एमडीसी कंट्रोलर नहीं है। एमडीसी जो कंट्रोलर होता है उसमें मॉडल व्यू कंट्रोलर व्यू भी होता है, एपीआई में व्यू नहीं होता। एपीआई तो डेटा कम्युनिकेशन के लिए है, उसका जीयूआई नहीं होता, इसलिए इनको हम कहते हैं एपीआई कंट्रोलर। जो हमने पढ़े हैं वो एमडीसी कंट्रोलर है, जिसमें मॉडल व्यू कंट्रोलर। ठीक, अब हम लोग ये कंट्रोलर बनाएंगे। ठीक, तो पहली बात ये इसका यूआरएल है, राउट, ये एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग, याद है इसका यूआरएल क्या होगा, एपीआई स्लैश कंट्रोलर का नेम। जैसे इस केस में क्या होगा, बोलो, एपीआई स्लैश कंट्रोलर का नेम क्या है, वो यही हुआ ना। और आगे का यूआरएल तो पता ही है, http:// जो आपका लोकल होस्ट पोर्ट नंबर हो, ये लिखा आ रहा ऊपर एपीआई कंट्रोलर। अगर आप ये हटा दो तो ये बन जाएगा एमडीसी कंट्रोलर का, इतना फर्क लगा दो तो क्या होगा, ये एपीआई। एपीआई मैंने एग्जांपल दिए थे, डेटा कम्युनिकेट करना होता है फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म टू अनदर प्लेटफॉर्म। और ये देखो कंट्रोलर यहां पे इनहेरिट कर, और यहां पे प्राइवेट रीड ओनली एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट सीटीआर, याद करो ये इसका, और वही तरीका एक जो आपने सिंपल लास्ट लेक्चर में किया, वो ये डीआई का कंसेप्ट है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन। इसमें आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं, ये तो डाटाबेस को एक्सेस करने के लिए। ठीक, जो हमने मॉडल बनाया था उसी में बनाया था। अब बनानी है एपीआई। कैसे बनाते हो, यहां पे HTTP गेट, ये जो होते हैं ये एंड पॉइंट होते हैं। यहां बच्चे कंट्रोलर बेस दिखा रहा था, मैंने यहां से हटा दिया, आगे देखा आपने, कुछ नहीं है। ऐसे कंट्रोलर पे F12 प्रेस किया, ये इसमें ऑलरेडी ये इनहेरिट समझ आ गई, कंट्रोलर इनहेरिट है तो कंट्रोलर में तो कंट्रोलर बेस है, इसलिए कंट्रोलर मैंने रहने दिया, बेस आगे से HTTP गेट, गेट होते हैं ये एंड पॉइंट होते हैं। एंड पॉइंट से पता चलता है कि एपीआई क्या काम करेगी। ये वाली क्या करेगी, डिस्प्ले। गेट का मतलब होता है डेटा फैच करना। तो यहां पे मैंने लिखा पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, और यहां पे गेट ऑल, कुछ भी नाम आप ऐसे रख सकते हैं। और इसमें जो डेटा है वो किस तरह से होगा, रिटर्न JSN और न्यू कर्ली ब्रैकेट डेटा कॉन्टेक्स्ट डॉट क्या था, बुक्स डॉट टू लिस्ट लॉस। तो ये एपीआई है डिस्प्ले। गेट ऑल, रिटर्न JSN पता है,
और न्यू करके एक डेटा वेरिएबल लिया, उसमें सारी बुक्स का डेटा आपका आ जाए। context.books.to लिखा, और क्यों लिख रहे हैं? इस गेट ऑल को हमने जावास्क्रिप्ट में एक्सेस कर रहा है, इसलिए बस इतनी बात। जावास्क्रिप्ट में ASP.NET नहीं कर, जावास्क्रिप्ट में PHP पाइथन नहीं, वहां तो API से ही डेटा आए। ठीक, अब आप यहां रुक के देखेंगे ये चल रहा है कि नहीं। मैंने यहां ब्रेक पॉइंट लगा। अब ये प्रोजेक्ट तो था सिंपल वेब एप्लीकेशन थी, सिंगल पेज एप्लीकेशन थी, उसमें तो कंट्रोलर कोई है ही कोई चीज नहीं है। ठीक, चलो देखते हैं। रन किया, और यहां ये यहां तक तो आ रहा था /API /कंट्रोलर का नेम। एंटर प्रेस किया, नहीं आ रहा है। अब बोलो नहीं, कहीं गेट ऑल लिखना तो नहीं भूल। लो जी, मैं गेट ऑल भी लिख देता हूं, तब भी नहीं आ रहा है। तो अब ये हुआ क्या, यहां तो मैंने बना दिया, तो जो भी बच्चे कॉन्फ़िगरेशन होती वो कहां करनी होती? program.cs। बेसिकली ये एप्लीकेशन थी सिंगल पेज एप्लीकेशन, इसमें कंट्रोलर को हमने ऐड किया। ये देखो program.cs फाइल में जाओ और यहां पे नजर मारो builder.services.add razor pages। इसका मतलब है ये सिर्फ रेजर पेजेस के साथ ही काम करे, लेकिन इसी के नीचे मैंने लिख दिया builder.services.add controller। अब ये देखो, एक ये भी है कंट्रोलर विद व्यू, ये तब आएगा जब MVC है, MVC में व्यू भी होगा, लेकिन यहां पे सिंपल आएगा ऐड कंट्रोल। आगे इसमें व्यू नहीं है। और एक ये लाइन लिखो, यहां याद रख लो, ये जो होती है ना लाइन, ये वाली, इसके ऊपर आप कहीं पे भी लिख दो, इस लाइन के ऊपर where app is equal to builder dot take build।